Hello everyone. In today's SP lecture for 12th Commerce, we will take the topic of allotment of share. Already we have covered some points. So let's revise in the initial stage. So we are on page number 48. So what we have done in the last lecture, we will cover it first. Allotment of shares. So what we have discussed in the last lecture. What do you mean by allotment? When an applicant subscribe for shares and in return company allots it number of share as he wanted or number of share as they preferred to provide, it will be called as allotment of share. What does it mean? हम अगर इन्वेस्टर है और हम अप्लाई करना चाहते हैं शेयर के लिए, हमने किसी कंपनी के आईपीओ के लिए या एफपीओ के लिए क्या किया, अप्लाई किया. आईपीओ इन द सेंस इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर उसका हो सकता है, उसके लिए हमने अप्लाई किया और कंपनी हमें वो शेयर्स दे रही है, अलॉट कर रही है. तो जब कोई कंपनी से हमें शेयर मिलता है तो कंपनी के लिए इसे क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट. ठीक है. आपने दूसरा तरीका देखा होगा जहां पर हम स्टॉक एक्सचेंज से भी शेयर परचेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी कोई कंपनी है जैसे एल&टी कंपनी है, अगर आप उसके शेयर परचेस करना चाहो तो कर सकते हैं. कहां से मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज से. लेकिन ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज से मिलने का मतलब क्या है, हम किसी और शेयर होल्डर से इसे परचेस कर रहे हैं, तो इसे अलॉटमेंट बोला नहीं जाता. अलॉटमेंट सिर्फ तभी होगा जब कंपनी खुद एप्लीकेंट को क्या दे रही है, शेयर दे रही है. ठीक है. तो ये अलॉटमेंट है. अलॉटमेंट में फिर हमने कुछ पॉइंट्स देखे. तो प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट जो है वो हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी को फॉलो करना होता है. तो इन प्रोविजंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. विच आर द टू पॉइंट्स, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड जनरल प्रिंसिपल. तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन देखो, लीगली आपको क्या कंप्लीट करना पड़ता है, बिना इसके किए आप आगे बढ़ सकते नहीं हो. और अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम इन द सेंस किसी लॉ को, किसी रेगुलेशन को आपने कंप्लाई नहीं किया, तो फिर इसके पीछे लीगल एक्शन लिया जाएगा. ठीक है. तो पहला क्या है स्टैट्यूटरी प्रोविजन में, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो आपकी कंपनी जो मार्केट में शेयर लॉन्च करना चाहती है, इश्यू करना चाहती है, तो उस इश्यू के समय आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपना प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करना पड़ेगा. कहां रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको ये रजिस्टर करना पड़ता है आरओसी के पास. आरओसी इन द सेंस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ये चेक करती है कि आपने जो प्रोस्पेक्टस बनाया है वो प्रॉपर है या नहीं, कहीं आप जनरल पब्लिक को मिसगाइड तो नहीं कर रहे हो, है ना. कभी कभी ऐसा होता है प्रोस्पेक्टस में गलत वादे किए जाते हैं कि कंपनी को 200% का रिटर्न मिलने वाला है, शेयर होल्डर्स 2 साल में 3 साल में उनका पैसा डबल हो जाएगा. तो ऐसा कहीं गलत मैसेज तो पास नहीं हो रहा है प्रोस्पेक्टस के थ्रू. तो ये कौन चेक करता है, आरओसी. और आरओसी को अगर कोई ऑब्लिगेशंस लगते हैं इसके अंदर तो वो चेंज करने को बोलती है कि ये प्रोस्पेक्टस में ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसे आपको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. तो कंपनी को आरओसी की बात माननी पड़ेगी. इसके लिए यहां पर रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन दिया हुआ है. तो सबसे पहले कंपनी को अपना जो प्रोस्पेक्टस है जो वो जनरल पब्लिक को देने वाला है वो क्या करना पड़ेगा, आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा. ठीक है. A copy of prospectus must be filed with the register of company. Prospectus must be signed by every proposed director. जो भी proposed director in the sense अभी कंपनी न्यू है और अभी प्रमोटर्स के हाथ में है, तो वहां का कोई डायरेक्टर नहीं है. ठीक है ना. यूजुअली डायरेक्टर कब बनते हैं, जब शेयर होल्डर आ जाते हैं. तो ये तो हमारा फर्स्ट इश्यू है और इसके बाद ही शेयर होल्डर आएंगे और वो लोग डायरेक्टर सिलेक्ट करेंगे. तो हम किससे साइन कराएंगे, जो प्रपोज डायरेक्टर है, मतलब जो डायरेक्टर बनने वाले हैं आगे. ठीक है. तो वो लोग साइन करेंगे, या तो फिर ऑलरेडी कोई ओल्ड कंपनी है तो उसके जो डायरेक्टर है ये ड्यूली ऑथराइज्ड एडवोकेट हैं, वो क्या करेंगे, साइन करेंगे. एप्लीकेशन मनी.
जो पैसे इनिशियली आप कलेक्ट करोगे एप्लीकेशन के लिए, किसके लिए? एप्लीकेशन के लिए। आप मार्केट में जनरल पब्लिक को बताते हो कि अगर आपको हमारे शेयर के लिए अप्लाई करना है तो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ बेसिक नॉमिनल चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, विच इज नोन एज एप्लीकेशन मनी। ठीक है, और ये एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? तो एज पर द कंपनीज एक्ट उसे बोला गया इट शुड बी 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। कितना होना चाहिए? 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। नॉमिनल अमाउंट का मतलब फेस वैल्यू का 5% होना चाहिए। अगर आपके शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है तो कम से कम आप 5 रुपीज कलेक्ट करें। अगर 10 रुपीज है फेस वैल्यू तो आप 50 पैसा तो कलेक्ट करें। ये कंपनीज एक्ट ने बोला। बट बताया गया है कि अगर सेबी ने कुछ स्पेसिफाई किया है तो सेबी की बात माननी है। और सेबी ने कितना बोला है? सेबी ने बोला है 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। तो 25% कितना हो गया? 100 रुपीज का फेस वैल्यू है तो 25 रुपीज कलेक्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अगर 10 रुपीज का है तो 2 रुपीज 50 पैसा, ये 25% हो गया जो कलेक्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन मनी का जो प्रोविजन है ये कंप्लाई करना पड़ेगा। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, हमने देखा कि कंपनी के लिए एक चैलेंज होता है कि जब भी वो शेयर को इश्यू कर रही है, जितना भी उसका टोटल क्वांटिटी है उसका 90% मार्केट में सेल होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, क्योंकि आपको कैपिटल की जरूरत है। और अगर आप 90% सब्सक्राइब नहीं करवा पाते हो तो सेबी का गाइडलाइंस है कि आपको कंपनी को स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? बंद कर देना पड़ेगा और सबके पैसे, जिसके जिसके पैसे आए थे उनके पैसे रिटर्न करने पड़े, है कि नहीं? तो यहां पर वही चीज बात की गई है। यूजुअली व्हेन अ कंपनी डज नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट मींस इट्स इश्यू हैज बीन अंडर सब्सक्राइब। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो मतलब उसका शेयर क्या हुआ है? अंडर सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज लेस देन द शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने जितना शेयर ऑफर किया था सब्सक्रिप्शन उससे कम हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? entire amount received as application money should be returned to the subscriber within 15 days of the closure of the issue। जब से इश्यू क्लोज हुआ है 15 दिन के अंदर आपको सबका पैसा रिटर्न करके कंपनी का शटर डाउन करना पड़ेगा, कंपनी को बंद करना पड़ेगा। देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना इंपॉर्टेंट है ना? तो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट जो दिया है उसके अंदर आपको उसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। और वो टाइम पीरियड कितना है? विद इन 30 डेज का। कितना? 30 डेज का, जब से आपने शेयर इश्यू की अनाउंसमेंट की है ना? तो ये जो पीरियड होता है 30 डेज, उसके अंदर आपका अमाउंट कलेक्ट हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब से आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है उसके 30 दिन के अंदर 90% क्या होना चाहिए? जमा हो जाना चाहिए। और इसमें आपकी हेल्प कौन करता है? अंडर राइटर। कौन करेगा? अंडर राइटर। तो इन दिस सिचुएशन अंडर राइटर विल हेल्प अस। वो हमें गारंटी देता है, गारंटी ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब वो बोलता है कि आप शेयर इश्यू कीजिए, इनकेस ऐसा हुआ कि आपके शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, आपके शेयर नहीं बिके, डोंट वरी वी विल परचेस दोज नंबर ऑफ शेयर। तो ऐसे वो गारंटी देते हैं और इसके बदले में वो हमसे क्या चार्ज करेंगे? कमीशन चार्ज करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ये जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है उसको आपको कब तक ओपन रखना है? तो मिनिमम बोला गया एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज। कितना? 3 वर्किंग डेज। और मैक्सिमम कितना है? 10 वर्किंग डेज। 10 दिन के लिए आप इसको ओपन रख सकते हो। ये पीरियड दिया जाता है ताकि इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टस को अच्छी तरीके से रीड करें, उसकी जांच पड़ताल करें और फिर उनको कंपनी अगर ठीक लगती है तो वो इन्वेस्ट कर सकते। ठीक है, तो ये मिनिमम पीरियड तो उनको देना चाहिए कितना? 3 डेज का। और मैक्सिमम पीरियड क्या है? 10 डेज का। ठीक है, basis of allotment of share will be on the basis which will be decided for each category of subscriber. Allotment will be as per the minimum application size as fixed by the company। तो यहाँ पर क्या बताया? यहाँ पर बेसिस बताया कि कंपनी जो शेयर अलॉट करेगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है टोटली कंपनी के ऊपर कि कंपनी किसे शेयर देना चाहती है, तो उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए। तो कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, कंपनी यहां पर डिसाइड कर सकती है डिपेंड अपॉन द साइज एज फिक्स्ड बाय द कंपनी। सपोज मैं कंपनी हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे
कम से कम शेयर होल्डर होने चाहिए। क्यों कम शेयर होल्डर होने चाहिए? ताकि जब भी मैं मीटिंग वगैरह अरेंज करूं ना, तो मैं कम लोगों को ही इन्वाइट करूं, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो शेयर होल्डर है 4,000 या 5,000 से ऊपर हो, बराबर है, क्योंकि मीटिंग करने के लिए उतना बड़ा स्पेस भी चाहिए, सबको इन्विटेशन भी भेजना है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे इन्वेस्टर या ऐसे एप्लीकेंट जिन्होंने ज्यादा शेयर का डिमांड किया, तो मैं क्या कर दूंगा, एक स्टैंडर्ड लिमिट रख दूंगा कि जिन्होंने 100 शेयर से ऊपर डिमांड किया है या जिसने 500 शेयर से ऊपर डिमांड किया है, उसी को शेयर मिलेगा, बाकी को शेयर मिलेगा नहीं, है ना। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका सॉर्ट आउट किया जाता है, फॉर्म का सॉर्ट आउट होता है कि हम देखते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड लिमिट से ऊपर कौन कौन है, और बाकी किसी ने 10 मंगाया, किसी ने 50 शेयर मांगा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसा भी होता है, उल्टा भी हो सकता है, कोई चाहता है कि हमारे बहुत सारे शेयर होल्डर होने चाहिए, है ना, 10,000 20,000 हमारे शेयर होल्डर होने चाहिए, तो जिसने बहुत कम डिमांड किया ना, 10 शेयर 50 शेयर, उसी को हम देंगे। तो जिसने 50 शेयर के ऊपर डिमांड किया होगा हम उसको नहीं देंगे, ऐसा भी प्रेफरेंस हो सकता है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी कंपनी कि वो कैसा साइज फिक्स्ड रखना चाहती है। तो ये बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर आप मार्केट में जितना शेयर सेल करने के लिए उतार रहे हैं उससे ज्यादा आपको सब्सक्रिप्शन मिल गए, फॉर एग्जांपल आप सेल करना चाहते थे 1 लाख शेयर और सामने से आपको 4 लाख शेयर का क्या मिला, डिमांड, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। अब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, हमारे पास तो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर है, तो बाकी लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा हमको उनका ऑफर, हम उनका ऑफर एक्सेप्ट कर सकते नहीं, हम उनका रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर सकते नहीं, बराबर है। तो यहां पर क्या हो जाता है, एक यहां पर एग्जम्पशन दिया है क्या, हाउएवर इट मे परमिट टू अलॉट नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट ऑफर। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ शेयर था उसको 10% से बढ़ाया जा सकता है। मतलब हम लोग 1 लाख शेयर सेल कर रहे थे तो हम लोग 1,10,000 शेयर सेल कर सकते, ठीक है, उस लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो हमें अब क्या करनी पड़ेगी, लिस्टिंग करानी पड़ेगी, और लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म आपको सेंड करना पड़ता है। तो आप एक लेटर सेंड करेंगे या रिक्वेस्ट सेंड करेंगे किसको, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर परचेस एंड सेल ऑफ स्टॉक्स आर डन, ठीक है, ऐसा मार्केट जहां पर स्टॉक या शेयर का क्या होता है, परचेस और सेल होता है। जैसे आपने सुना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे कई तरह के स्टॉक एक्सचेंज है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा कि हम लोग एक नए इश्यू के लिए आ रहे हैं, जो आईपीओ हो सकता है या एफपीओ हो सकता है, जनरल इश्यू है, और उस इश्यू के मद्देनजर हमको अपना जो इक्विटी शेयर है वो आपके स्टॉक एक्सचेंज में क्या कराना है, लिस्ट करवाना है, रजिस्टर करवाना है, सो दैट जब ये प्रोसेस कवर अप हो जाएगा इशू का, तो लोग इजीली इस शेयर को परचेस और सेल कर सकते हैं, है ना। तो ट्रांजेक्शन्स में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। एवरी कंपनी बिफोर मेकिंग अ पब्लिक ऑफर शैल अप्लाई टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू सीक परमिशन फॉर लिस्टिंग इट्स शेयर विद देम। द प्रोस्पेक्टस शैल मेंशन द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, और जहां पर हमने अप्लाई किया हुआ है उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज का नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए, एंड द फैक्ट दैट एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू लिस्ट इन दैट स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन मेड बाय द कंपनी, और ये फैक्ट वहां पर बताना चाहिए कि हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही हमारा इश्यू कंप्लीट होता है हमारा शेयर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू द इश्यू एंड वेरियस अदर एजेंसीज। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अपॉइंटमेंट ऑफ साबू, है ना। कौन कौन थे साबू के अंदर, सेक्रेटरी, ऑडिटर, बैंकर, ब्रोकर और अंडरराइटर, ठीक है ना। तो उसके अलावा देखो यहां पर कौन कौन है, मर्चेंट बैंकर को हमें अपॉइंट करना है जो हेल्प करेगा इश्यू से रिलेटेड, ठीक है। और कौन है, रजिस्ट्रार टू इशू, ये पूरा का पूरा जो इशू का प्रोसेस है ये इसको चेक करेगा स्टार्ट टू एंड। कलेक्टिंग बैंकर, ये बैंकर कौन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करेगा। अंडरराइटर, ये हमें गारंटी देगा ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ब्रोकर, हमारे शेयर सेल करने में मदद करेगा, है ना, उसको एडवर्टाइज करेगा। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक,
ये कुछ बैंक होंगे जो सेल्फ सर्टिफाइड है, जो हमारे इश्यू के अंदर मदद कर सकते हैं, और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, जो वेरियस एजेंसीज होती है, जो न्यूज़पेपर मीडिया हो सकता है, रेडियोज हो सकते हैं, टीवी प्रिंट मीडिया, ठीक है ना। तो ये एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हमारी हेल्प करेंगे। हेल्प क्यों करेंगे? क्योंकि हम इन्हें पे करेंगे, तो अपॉइंट करना है हमें इनको, ठीक है। नाउ पार्ट बी, जनरल प्रिंसिपल। अभी तक हम क्या देख रहे थे? स्टैट्यूटरी प्रोविजन, लीगल प्रोविजन। अभी जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? देयर आर रूल्स दैट अ कंपनी मस्ट फॉलो इन एडिशन टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पहला क्या है? प्रॉपर अथॉरिटी, इन द सेंस कि ये जो शेयर इश्यू हो रहा है, इसको इश्यू करने का पावर किसके पास है? पावर टू इश्यू और अलॉट द शेयर किसके पास है? तो पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, और द अलॉटमेंट कमिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है या तो अलॉटमेंट कमिटी। ये अलॉटमेंट कमिटी क्या होती है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ही बनाई हुई कमिटी है। तो इसमें कौन होते हैं? इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, लेकिन सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स हैं। हाउ मेनी? 12। तो इन 12 डायरेक्टर को मिलाकर के हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बराबर है। अच्छा, अब हमें ये इश्यू का प्रोसेस स्टार्ट करना था, तो हम क्या कर रहे हैं? बार बार कौन 12 डायरेक्टर्स की मीटिंग करेगा? ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है सबको बुलाना। तो हमने 4 डायरेक्टर उसमें से अलग करके एक अलॉटमेंट कमिटी बना दी कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये अलॉटमेंट कमिटी देखेगी और बोर्ड को रिपोर्ट करेगी। ये बात समझ में आई क्या? तो कुछ डायरेक्टर मिल करके क्या बनाते हैं? अलॉटमेंट कमिटी। तो हमने ये जो मीटिंग है, कमिटी है, ये 11th स्टैंडर्ड में लास्ट ईयर क्या किया था? स्टडी किया था। उसमें हमने बोर्ड मीटिंग देखी थी और कमिटी मीटिंग देखी थी। तो ये उसी का पार्ट है। अलॉटमेंट कमिटी मतलब एक कमिटी सेपरेटली बनाई जाएगी और इसका जो मीटिंग होगा वो सेपरेट होगा अदर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। सेट अप बाय द बोर्ड हैज द अथॉरिटी टू अलॉट शेयर। तो इनके पास क्या होता है? शेयर अलॉट करने की अथॉरिटी होती है। पॉइंट नंबर 2, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मैं को रिलेट करता हूं आपके कॉलेज के एग्जाम, कॉलेज के एडमिशन के साथ। आपके कॉलेज में जब एडमिशन इनिशियल स्टेज पे होता है तो क्या होते हैं? फॉर्म्स अलॉट होते हैं, आप अप्लाई करते हैं, है ना। तो आपने कई बार देखा होगा चीफ स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, या जो कट ऑफ लिस्ट लगी थी, है ना, वहां पर बाद में क्या होता है? लिस्ट लगती है एडमिशन के लिए और नाम नहीं आया, 1% या 2% से क्या हो गया? रह गया, है ना। तो कई बार उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर के बात करते हैं कि हमारा कुछ परसेंटेज से ही रह गया है, आप एडमिशन ले लो, बराबर है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या किया था? अप्लाई ही नहीं किया था और बाद में उनको कॉलेज चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। और फिर वो जाकर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पे हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे, लेकिन हमको आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो क्या एडमिशन वहां पर मिलता है क्या? इट्स वेरी रेयर, है ना। तो एडमिशन उसको ही मिलना चाहिए जो क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है। ऐसे यहां पर भी अलॉटमेंट किसका अलॉटमेंट होता है? जो अप्लाई करेगा उसी को हम अलॉट करेंगे और उसी को अलॉटमेंट बोला जाता है, ठीक है। A company can allot shares only if it has received a written application for share from the applicant. अलॉटमेंट तभी हो सकता है जब हमें रिटर्न एप्लीकेशन वहां से मिलेगा, तो ठीक है। विदाउट रिटर्न एप्लीकेशन हम किसी को शेयर अलॉट कर सकते नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 2 था। पहला पॉइंट क्या था? पावर किसके पास है? पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास और अलॉटमेंट कमेटी के पास। कौन सी पावर की बात कर रहे हैं? शेयर अलॉट करने की। नंबर 2, कब अलॉट होगा? जब हमें एप्लीकेशन मिलेगा। जिससे एप्लीकेशन मिलेगा उसी को शेयर दे सकते हैं, बाकी किसी को शेयर नहीं दे सकते, ठीक है। रीजनेबल टाइम, जो ये शेयर का अलॉटमेंट पीरियड है उसका एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन आज किया है और आपको जो शेयर है वो मिल रहा है 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद आपको कंपनी से लेटर आता है कि देयर इज गुड न्यूज फॉर यू, आपने जो एप्लीकेशन किया था आपको उतने शेयर दिए जा रहे हैं। चलेगा क्या? 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद नहीं। उसका एक स्टिपुलेटेड क्या होता है? टाइम होता है जिसमें अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। एज पर द एक्ट, अलॉटमेंट शैल बी डन विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना। 60 डेज देखो लिखा हुआ है। एक्ट बोलता है कि जब से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसके 60 दिन के अंदर आप बता दो कि आप शेयर अलॉट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
अगर नहीं कर रहे हो तो पैसे रिटर्न कर दो, और अलॉट कर रहे हो तो इंटीमेट करो, इन्फॉर्म करो कि आपको कंपनी ने इतने नंबर ऑफ शेयर्स क्या किए हैं, अलॉट किए हैं। ठीक है। अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 5th डे फ्रॉम द डे ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आप अलॉटमेंट स्टार्ट कब से कर सकते हो, जब से आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है उसके 5th डे से आप अलॉटमेंट शुरू कर सकते हैं, मतलब शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। allotment can be made from 5th day from the issue of prospectus, right? Point number 4, absolute and unconditional allotment। ये क्या बात कही गई, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट। तो जब हम आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन बताने थे वो आपने प्रोस्पेक्टस में बता दिए, बराबर है। अब लोगों ने अप्लाई किया है तो शेयर देने के टाइम पे आप कुछ नए रूल के साथ में मत आओ। आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे हम लोग ने ये रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोस्पेक्टस में डालना हम भूल गए थे, अब ये भी रूल है, अगर आपको शेयर चाहिए तो आपको इतने पैसे और देने पड़ेंगे, या ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि नहीं। तो आप नए टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते नहीं है। इसी को बोला गया है एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट। शेयर शुड be allotted on the same terms as stated in the prospectus। जैसा prospectus में terms and condition लिखा हुआ है उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, शेयर का अलॉटमेंट करना है, और जैसा एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था। ठीक है। नो चेंजेस in the terms of allotment or new conditions can be added at the time of allotment। आप कोई नया रूल्स पुट नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो, या गिवन टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब यहां पर क्या बता दिया है, ये जो शेयर आप अलॉट कर रहे हो इसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर और एप्लीकेंट कि उनको शेयर मिला है या नहीं मिला है ना। ऊपर भी हमने पढ़ा कि विद इन 60 डेज शेयर अलॉटमेंट हो रहा है तो उसका पीरियड कितना रखा है, 60 डेज का रखा हुआ है। तो यहां पर क्या बताया कम्युनिकेशन में कि हम उन्हें बता दें कि एग्जैक्टली उनको शेयर मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, डायलेमा में नहीं रखना है उनको। Company has to inform the applicant that share have been allotted to him by sending a letter of allotment or allotment advice। तो अगर किसी शेयर होल्डर को या एप्लीकेंट को शेयर अलॉट हुआ है तो उन्हें लेटर लिखा जाए जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर या अलॉटमेंट एडवाइस। ये लेटर लिख करके उनको बताया जाए कि उनको कंपनी ने शेयर अलॉट किए हुए हैं, बराबर है। This letter gives details of number of share allotted, amount of allotment, money to be paid। ये लेटर बताता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को मिले हैं और उसको और कितने पैसे भरने बाकी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर या अलॉटमेंट एडवाइस ये सेंड करना जरूरी है। और जिन्हें नहीं मिला उनको भी सेंड किया जाता है रिग्रेट लेटर। कौन सा लेटर सेंड किया जाता है, रिग्रेट लेटर, कि हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कंपनी आपको शेयर्स नहीं दे पाई क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, बहुत ज्यादा लोगों का डिमांड था और इसकी वजह से आपको शेयर नहीं मिला। तो रिग्रेट लेटर के साथ में कंपनी को उनका पैसा रिफंड करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं रिफंड ऑर्डर। क्या बोलते हैं, रिफंड ऑर्डर। ठीक है। तो जिनको शेयर मिला उनके लिए अलॉटमेंट लेटर या अलॉटमेंट एडवाइस, और जिनको शेयर नहीं मिला उनके लिए रिग्रेट लेटर कंपनी को भेजना चाहिए। Point number 6 is allotment should not be in contravention or violation of any other law। आपका जो ये अलॉटमेंट है, आप जो ये शेयर अलॉट कर रहे हो, इसने किसी और कानून का वायलेशन नहीं करना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रावीन नहीं करना चाहिए, किसी और लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है। A company cannot allot share by violating or contradicting any other existing law। कोई दूसरा लॉ होगा, एग्जिस्टिंग लॉ होगा, उसको ये जो अलॉटमेंट है वो वायलेट ना करे, कॉन्ट्रावीन ना करे। एग्जाम्पल देखो बहुत अच्छा दिया यहाँ पर, जैसे शेयर कैन नॉट बी अलॉटेड टू अ माइनर। अभी जो माइनर होता है, माइनर इन द सेंस द पर्सन हु इज
बिलो द एज ऑफ 18 इन इंडिया, है ना, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप 18 एज के बिलो हो, जैसे आप लोग में से बहुत लोग 18 बिलो हैं, तो आप सब क्या हो, माइनर हो, है ना। और हमें पता है कि कोई भी माइनर होता है, आपने देखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि माइनर कभी भी एग्रीमेंट में नहीं आ सकता, माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट हो सकता नहीं है, बराबर है। और ये जो शेयर का परचेस सेल है, ये क्या होता है, एक टाइप का एग्रीमेंट होता है। आप जो प्रोस्पेक्टस पढ़ करके इन्वेस्ट करते हो, फॉर्म पे साइन करते हो, तो आपका और कंपनी के बीच में क्या है, ये एग्रीमेंट है। तो माइनर को आप शेयर सेल कर सकते नहीं हो, लेकिन आपकी कंपनी ने क्या किया, माइनर का एप्लीकेशन आया था, उसको भी सैंक्शन कर दिया और उसको भी शेयर अलॉट कर दिए। तो आपने रूल ब्रेक किया, कॉन्ट्रावीन किया, वायलेट किया। तो यहां पर ये जो वायोलेशन है, इसको अमान्य करार दे दिया जाएगा, ठीक है ना। वॉइड एब इनिशियो, मतलब इनिशियल स्टेट से ही क्या है, वॉइड है, इसको कैंसल कर देंगे। तो यहां पर वही चीज बोला है, आपका जो अलॉटमेंट है किसी दूसरे लॉ को ब्रेक करना नहीं चाहिए। If a company allots shares after fulfilling all the above mentioned requirements or provisions, such an allotment is called as regular allotment. अगर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो इसको क्या बोला जाएगा, रेगुलर अलॉटमेंट बोला जाएगा। बट इफ इवन वन प्रोविजन इज नॉट सेटिस्फाइड, वो जो ऊपर 6 प्रोविजन दिए गए और उसके ऊपर जो था लीगल प्रोविजन, उसमें से भी कोई एक प्रोविजन आपने सेटिस्फाई नहीं किया है, then it is called irregular allotment and such allotment is invalid. इसको क्या बोला जाएगा, irregular बोला जाएगा और वो invalid हो जाएगा। क्या हो जाएगा, invalid, बराबर है, उसको मान्यता प्राप्त नहीं होगी, कैंसल करना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ऊपर क्या हमने देखा, प्रोविजंस, आप क्या देख रहे हैं, प्रोसीजर, है ना। प्रोविजंस क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन, ये प्रोविजंस होते हैं। और प्रोसीजर क्या होता है, उसका जो पाथ है, स्टेप बाय स्टेप, है ना, ये कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप अलॉटमेंट करेंगे। तो स्टेप्स देखो, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर। आप प्रोसीजर को ये भी बोल सकते हो, स्टेप्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो क्या स्टेप्स है, allotment of share means distributing share to those applicants who have submitted a written application along with the application money. ऐसे लोग जिन्होंने एप्लीकेशन मनी के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म दिया है और अप्लाई किया है, उनको जब हम शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी को बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ठीक है। फॉलोइंग इज द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। पॉइंट नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। तो सबसे पहले आपको कमिटी का गठन करना पड़ेगा। जो बात हमने ऊपर की कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, उसमें से कुछ डायरेक्टर्स को लेकर के हम एक कमिटी बनाएंगे, जो कि हो सकता है 4 या 3 डायरेक्टर्स या 2 डायरेक्टर भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि 4-5 हो तो ही होगा, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट कमिटी हम लोग पहले बनाएंगे। When the subscription list is closed, the secretary informs the board of director to make preparation for allotment of share. अच्छा, ये कब होगा, हमने, आपको याद है सब्सक्रिप्शन का डेट दिया हुआ था, ये जो पीरियड होता है मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 10 डेज का। तो सपोज हमने ये जो सब्सक्रिप्शन का पीरियड रखा था वो 8 डेज का रखा था। हाउ मच, 8 डेज, है ना। आफ्टर 8 डेज हमारा सब सब्सक्रिप्शन हो गया, इन द सेंस हमें सारे एप्लीकेशन फॉर्म मिल चुके हैं। अब सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगा कि क्या हो गया, अभी सारे एप्लीकेशन मिल गए हैं, अब अलॉटमेंट का तैयारी करना है, शेयर्स देने की तैयारी करना है, ठीक है। तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, वो अलॉटमेंट कमिटी बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में रीड करते हैं। इफ द इशू इज पार सब्सक्राइब, पार सब्सक्राइब मतलब जितना सेल कर रहे थे उतना ही एप्लीकेशन आया। हम लोग 1 लाख शेयर दे रहे थे और 1 लाख ही आया, तो ऐसा तो बहुत रेयर होगा, जितना बेच रहे उतना ही बिका, ऐसा होता नहीं है, या बहुत ही कम, बहुत ही रेयर चांस है, या तो कम सब्सक्रिप्शन आएगा या तो ज्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा। तो अगर सेम आया, जिसको हम बोलते हैं पार, है ना, इफ द इशू इज पार सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब, अगर इशू पार सब्सक्राइब हुआ या अंडर सब्सक्राइब हुआ, जैसे हम लोग ने 1 लाख इशू करने को बोला था, तो हमें एप्लीकेशन मिले 98,000 के, तो क्या हुआ, ये अंडर सब्सक्रिप्शन। या एग्जैक्ट 1 लाख एप्लीकेशन आ गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पार सब्सक्राइब। तो हमको क्या किसी को रिजेक्ट करने की जरूरत है,
नहीं, सबको एक्सेप्ट करेंगे, आने दो, कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास है उतने शेयर, हम दे सकते हैं, तो किसी को ना बोलना पड़ेगा क्या? नहीं। ना तो कब बोलेंगे? जब हमारे पास लिमिटेड शेयर्स है ना। हम 1 लाख शेयर दे रहे हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, 3 लाख 4 लाख तक का क्या आ गया? एप्लीकेशन आ गया, तो हमको कुछ लोगों को ना बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अंडर सब्सक्राइब हुआ या पार सब्सक्राइब हुआ, तो हमको किसी को ना बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को रिफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, सबको शेयर मिलेगा। ठीक है। द बोर्ड कैन डू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। बोर्ड क्या कर सकता है? अलॉटमेंट स्टार्ट कर सकता है। कब स्टार्ट कर सकता है? इन द केस ऑफ पार और अंडर सब्सक्राइब। ठीक है। बोर्ड कैन डू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, बट if the issue is oversubscribed, in the case क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन, तो बोर्ड हैज टू अपॉइंट एन अलॉटमेंट कमिटी। बोर्ड को अलॉटमेंट कमिटी का गठन करना पड़ेगा टू अंडरटेक द वर्क ऑफ अलॉटमेंट। तो वर्क जो अलॉटमेंट का काम है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? अलॉटमेंट कमिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है। The allotment committee will decide the basis of allotment and submit a report to the board. ये जो अलॉटमेंट कमिटी है वो डिसाइड करेगी कि बेसिस क्या होना चाहिए, कौन से बेसिस पे हम शेयर दें या रिजेक्ट करें किसी का ऑफर, है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या क्या हो सकता है। ये जो बेसिस फॉर अलॉटमेंट ये हो सकता है, साइज के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर हम लोग को ज्यादा शेयर होल्डर चाहिए तो हम सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने बहुत कम क्वांटिटी डिमांड की है। अगर हम लोग को शेयर होल्डर बहुत कम चाहिए तो ऐसे शेयर होल्डर या ऐसे एप्लीकेंट जिन्होंने बहुत ज्यादा शेयर डिमांड किया है ना, मोर देन 500, मोर देन 1000, तो ऐसा कोई भी बेसिस ये लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। पॉइंट नंबर 2, होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अब ये जो अलॉटमेंट कमिटी हमने बनाया था ये क्या करेगी? डिसाइड करेगी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। डिसाइड इन द सेंस एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी कि कौन सा बेसिस ज्यादा बेटर है, और फिर एक बोर्ड मीटिंग किया जाएगा जिसमें पूरे के पूरे हमारे जो डायरेक्टर हैं सब आएंगे और सबके सामने ये रिपोर्ट रखी जाएगी। ठीक है। तो बोर्ड डिसाइड करेगा। बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय द अलॉटमेंट कमिटी। ये जो अलॉटमेंट कमिटी है उसने जो फॉर्मूला दिया अलॉटमेंट का उसको अप्रूव करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, क्योंकि पावर टू अलॉट शेयर ये किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ये अलॉटमेंट कमिटी खुद से डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकती कि किसे शेयर देना है किसे नहीं देना। अल्टीमेटली डिसीजन मेकर कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी, सेबी का रिप्रेजेंटेटिव मतलब सेबी की तरफ से एक पर्सन वो इस मीटिंग में बैठेगा, क्योंकि सेबी देखना चाहती है कि आप कोई बायस ना करो। बायस इन द सेंस आप पार्शियलिटी ना करो, आप देख देख करके उसमें अलॉटमेंट ना करो कि ये हमारे कंपनी का ये डायरेक्टर का रिलेटिव है, ये तो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसको देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। किसी के साथ बायस ना हो, पक्षपात ना हो, इसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सेबी भेजेगी। तो इस मीटिंग में उनका एक रिप्रेजेंटेटिव भी होगा। इज ऑल्सो प्रेजेंट व्हेन द अलॉटमेंट कमिटी प्रिपेयर्स द अलॉटमेंट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला देखने के लिए वो लोग भी रहेंगे। If the shares are listed, the formula has to be also approved by the authorities of the concerned stock exchange. अगर आपका शेयर तब तक लिस्ट हो चुका, लिस्टिंग हो चुका मतलब रजिस्टर हो चुका है, कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में, है ना। तो वो किसके लिए तैयार है? परचेज सेल के लिए तैयार है। तो आपका जो ये फॉर्मूला है अलॉटमेंट का, ये वो पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज की अथॉरिटी को भी दिखा के अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हमने ये फॉर्मूला तय किया है, इसके हिसाब से अलॉटमेंट किया जाएगा। तो 2 अथॉरिटी का यहां पर नाम ले दें। पहला सेबी, सेबी चेक करेगी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके कि आप कोई यहां पर पक्षपात नहीं कर रहे हैं, बायस नहीं कर रहे हैं, फेवरिज्म नहीं कर रहे हैं। और दूसरा कौन, किसको बताना पड़ेगा? अथॉरिटी फ्रॉम कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, जो पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर आपने अप्लाई किया था लिस्टिंग के लिए और शेयर लिस्टिंग हो गया है ना, तो वहां के अथॉरिटी को भी आपको ये फॉर्मूला अप्रूव करा के लेना पड़ेगा। वंस द अलॉटमेंट फॉर्मूला इज अप्रूव्ड, एक बार अप्रूव हो गया, द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड। उसके बाद क्या काम चालू हो जाता है? हम अलॉटमेंट लिस्ट प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। क्या प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं? अलॉटमेंट लिस्ट। मतलब जितना भी हमारे पास फॉर्म्स है ना, सबका सॉर्टिंग आउट स्टार्ट हो जाता है।
फिर हम धीरे धीरे डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं कि किसको शेयर देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, तो ये कैसे होता है आगे देखेंगे। दिस लिस्ट कंटेन द नेम ऑफ द अलॉटीज, ये लिस्ट के अंदर उनका नाम लिखा होता है जिन्होंने क्या किया है, सब्सक्राइब किया है और हम उन्हें शेयर देना चाहते हैं, तो अलॉटीज का नाम लिखा रहता है। दैट इज द एप्लीकेंट्स वो विल बी अलॉटेड शेयर, ऐसे लोग जिनको शेयर का अलॉटमेंट होने वाला है। ठीक है, द लिस्ट हैज टू बी साइंड बाय चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, और ये जो लिस्ट है ये चेयरमैन और सेक्रेटरी के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाता है, हम तो पहले क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं सारे फॉर्म्स, उसमें से जो ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर कुछ मिस्टेक हुआ है, प्रॉपर सिग्नेचर नहीं है, प्रॉपर डेट पुट नहीं किया हुआ है, ड्यूली फिल्ड अप नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट की कमी रह गई है ना, ऐसे फॉर्म्स को हम पहले रिजेक्ट कर देते हैं, उनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। फिर बाकी फॉर्म्स के अंदर हम लोग अपना जो फॉर्मूला था वो सेट करेंगे और उसके हिसाब से जिसको जिसको शेयर मिलने वाले हैं उनका नाम का एक लिस्ट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट लिस्ट। और इस लिस्ट के ऊपर जो चेयरमैन है और जो सेक्रेटरी है उसका क्या लगता है, सिग्नेचर। पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट, अब ये फाइनल जो लिस्ट तैयार हो गई है ना, हम ये बोर्ड के सामने रखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको सैंक्शन करेंगे। एट द बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन इज पास्ड, रेजोल्यूशन मतलब फाइनल डिसीजन। ठीक है, एक डिसीजन पास किया जाएगा टू अलॉट शेयर। द रेजोल्यूशन आल्सो ऑथराइजेस द सेक्रेटरी टू इशू लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड लेटर ऑफ रीग्रेट। देखो दो लेटर बताया आपको, एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जिसको शेयर मिला उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट, और जिसको शेयर नहीं दे पा रहे हैं, रिजेक्ट कर दिया हमने, उसके घर क्या भेजेंगे, उसके घर भेजेंगे लेटर ऑफ रीग्रेट। लेटर ऑफ रीग्रेट के साथ में क्या होगा, रिफंड ऑर्डर, मतलब उन्होंने जो एप्लीकेशन मनी दिया था वो उनको वापस कर दिया जाएगा क्योंकि हमने उन्हें कोई शेयर नहीं दिए या नहीं दे पाए। ठीक है, secretary has to send letter of allotment to allottees, that is those applicant whose names appear in the application and allotment list। तो ये जो लेटर है कौन भेजेगा, सेक्रेटरी भेजेगा जिनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में लिखा हुआ है। सेक्रेटरी हैज टू सेंड लेटर ऑफ रीग्रेट, है ना, कौन सा लेटर आ गया, लेटर ऑफ रीग्रेट। ये किसको भेजा जाएगा, एप्लीकेंट्स टू होम नो शेयर हैव बीन इशूड, जिसको कोई शेयर मिला नहीं है उसके लिए लेटर ऑफ रीग्रेट है। अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ रीग्रेट, लेटर ऑफ रीग्रेट के साथ में क्या जाएगा, एप्लीकेशन मनी इज आल्सो रिफंडेड, है ना। तो एक रिफंड ऑर्डर जाता है जिसमें हम लोग एप्लीकेशन मनी क्या करते हैं, रिफंड करते हैं। कंपनी विच इश्यू शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ऐसी कंपनी जो डीमटेरियलाइज शेयर बेच रही है। कैसे शेयर, डीमटेरियलाइज्ड शेयर इश्यू कर रही है, डीमटेरियल फॉर्म। ठीक है, डज नॉट इशू अलॉटमेंट लेटर टू इंडिविजुअल एप्लीकेंट, वो अलॉटमेंट लेटर नहीं देती। ठीक है, कौन नहीं देती यहां पर, ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, उसका इशू ही पूरा इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहा है, तो उनको लेटर भेजने की जरूरत नहीं है। द कंपनी इन्फॉर्म द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी, दैट इज एनएसडीएल और सीडीएसएल, अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो ऐसी कंपनी किसको बता देगी, जो डिपॉजिटरी होती है, जो मेन बॉडी होती है ये डीमटेरियलाइज्ड का जो एक्टिविटी है उसको संभालने के लिए, है ना, उनको बता देते हैं। और ये जो एनएसडीएल सीडीएसएल है डिपॉजिटरी है, ये फिर किसको बताएंगे, ये बताएंगे डीपी को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं ये किसको बताएंगे, इन्वेस्टर को। ठीक है, तो एक चेन होता है, क्या होता है, चेन। उस चेन में कौन कौन है, चेन में है पहले कंपनी। ठीक है, तो सपोज ये कंपनी है, और इसने किसको बताया, इसने बता दिया डिपॉजिटरी को, किसको बता दिया, डिपॉजिटरी। ठीक है, ये डिपॉजिटरी क्या काम करती है, ये जितना भी डीमेट फॉर्म में वर्क होता है ना, ई फॉर्मेट में, ये डिपॉजिटरी उसको संभालती है। ठीक है, ये डिपॉजिटरी को पूरा देख रेख करती है, कंपनी बताती है डिपॉजिटरी को, बराबर। अब डिपॉजिटरी जो है वो किसको बताता है, उसका एजेंट होता है डीपी। कौन होता है, डीपी।
डीपी इन द सेंस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, है ना, जहां से हम लोग शेयर, देखो अभी आज की तारीख में अगर आपको शेयर्स में डीलिंग करनी है तो आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और वो कहाँ होता है, डीपी के पास होता है। जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा शेयर खान का, इंडिया बुल्स का, ठीक है, और इसके बाद अजय नटवरलाल एंड सन्स हैं, फिर मोतीलाल ओसवाल है ना, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, या आईसीआईसीआई डायरेक्ट है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, यहां जाकर के आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है और आप इलेक्ट्रॉनिकली शेयर परचेज सेल कर सकते हो, तो ये डीपी है। और एट द लास्ट ये जो डीपी है, ठीक है, ये डीपी किसको बताएगा, डीपी विल टेल टू इन्वेस्टर, डीपी किसको बताएगा, इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर या एप्लीकेंट, ठीक है, इन्वेस्टर और एप्लीकेंट। तो ये पूरा ऐसा प्रोसीजर होता है, मतलब ये जो कंपनी है उसको डायरेक्टली शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को बताने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली किसको बता दे, ये जो डिपॉजिटरी है, और डिपॉजिटरी हमारे इंडिया में दो है, कौन है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, गॉट इट। इट प्रोवाइड्स the depository with the detail of applicants who have been allotted share। तो क्या होता है यहाँ पर, इट प्रोवाइड द डिपॉजिटरी विद द डिटेल ऑफ एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड शेयर। कौन बोल रहा है, कंपनी। कंपनी ये जो डीपी है उनको इंफॉर्मेशन देती है कि किसको किसको, कौन से ऐसे एप्लीकेंट है जिसको क्या मिला, शेयर मिला, ठीक है, ऐसे कौन से एप्लीकेंट्स हैं जिनको शेयर मिला है, ये कौन किसको बताएगा, ये जो कंपनी है, इशुइंग कंपनी जिसको हम बोलते हैं इशुअर कंपनी, इशुअर कंपनी किसको बताएगी, डिपॉजिटरी को, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द डिपॉजिटरी विद द डिटेल ऑफ एप्लीकेंट हु हैव बीन अलॉटेड शेयर, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एक्सेट्रा। तो सारी इंफॉर्मेशन हमारी जो इशुअर कंपनी है वो किसको दे देगी, डिपॉजिटरी को दे देगी, और डिपॉजिटरी अकॉर्डिंगली किसको बताएगा, डीपी को बताएगा, और डीपी ये इंफॉर्मेशन किसको पास करेगा, इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टर तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, और ये बहुत शॉर्ट प्रोसीजर में होता है, इलेक्ट्रॉनिकली सब मेल वगैरह आ जाता है, तुरंत आपको मैसेजेस आ जाते हैं, है ना, तो ऑन द स्पॉट विद इन 2 मिनट्स, उससे ज्यादा टाइम लगता नहीं है, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब क्या होता है, अभी देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो शेयर इशू का पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके लिया जाता है। जनरली जब हम थियरी पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा ही होता है। तो यहां पर क्या है, स्टार्टिंग में हमने कौन सा मनी डिमांड किया था, एप्लीकेशन मनी, कौन सा मनी, एप्लीकेशन मनी। अब हम डिमांड करेंगे अलॉटमेंट मनी, जो शेयर होल्डर जिनको शेयर अलॉट हो रहा है ना, उनसे हम थोड़े पैसे और मांगेंगे। एग्जाम्पल, 10 रुपए का फेस वैल्यू था और हम लोग ने 3 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पे डिमांड किया था, तो हो सकता है अलॉटमेंट मनी और 2 रुपीज होगा। तो सपोज आपने 100 शेयर परचेस किए थे, तो मैं बोलूंगा कि आपको शेयर अलॉट किए जाते हैं, आपने एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपीज पे किया था, अभी आप पर शेयर 2 रुपीज और पे कर दीजिए एज अलॉटमेंट मनी। तो 100 इंटू 2 रुपीज कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो 200 रुपीज है वो आपको अलॉटमेंट मनी के तौर पे करना पड़ेगा, बराबर है। द लेटर ऑफ अलॉटमेंट states the money to be paid by the applicant on allotment of share। तो अलॉटमेंट लेटर में लिखा होता है कि आपको कितने शेयर दिए गए हैं और आपको कितना पैसा अभी और पे करना है। The money has to be paid in bank specified by the company within the stipulated time। तो जो बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर बताया ना, लेटर के अंदर जो बैंकर बोला वहीं जाके आपको ये अमाउंट सबमिट करना है। जैसे हो सकता है आईसीआईसीआई का नाम हो या एसबीआई का नाम हो, जिसका भी, जो भी कलेक्टिंग बैंक है वहां ही उसी ब्रांच में जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ऑल पब्लिक इश्यूज एंड राइट इशू फ्रॉम जनवरी 2016 एएसबीए इज मैंडेटरी। तो यहाँ पर एएसबीए जो है वो राइट इशू के लिए या पब्लिक इशू के लिए क्या कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया। तो रीड करते हैं एएसबीए क्या है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसको
प्रिवेंट करने के लिए एक पहले भी आया था, एएसबीए के पहले एक आता था एस्क्रो मनी अकाउंट। कौन सा? एस्क्रो मनी अकाउंट। ये क्या होता है? सपोज आप एक शेयर होल्डर हैं और शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, और मैं कंपनी हूं और मैंने क्या किया है, मैं शेयर अलॉट करता हूं और एप्लीकेशन के रूप में मैंने आपसे 3 रुपीज डिमांड किया। कितना? 3 रुपीज। अभी आपको मेरे कंपनी में बहुत इंटरेस्ट है और आप 30,000 शेयर परचेस करना चाहते हैं। कितना? 30,000 शेयर। अभी 30,000 शेयर इंटू 3 रुपीज करो तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 90,000, है ना? तो आपको मुझे 90,000 रुपीज क्या करना है? पे करना है। अभी ये जो 90,000 है ना, ये कौन सा मनी है? एप्लीकेशन मनी। अभी तक मैंने आपको शेयर दूंगा ऐसा वादा किया नहीं है। आप पहले अप्लाई करोगे ना, आप पहले ऑफर करोगे, उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है मेरे हाथ में। अभी सपोज ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर 10 दिन लगते हैं, फिर इनकेस मैंने अगर आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, आपको शेयर नहीं दिए, तो आपके पैसे मुझे क्या करने पड़ेंगे? रिटर्न करने पड़ेंगे। तो अमाउंट है ना, कई बार क्या हो जाता है, कंपनी के पास ब्लॉक हो जाता है। मतलब अभी आपने मुझे 90,000 रुपीज दे दिए और 25-30 दिन के बाद आपको मालूम पड़ा कि आपको शेयर नहीं मिल रहे हैं, और फिर ये पैसा लेने के लिए और आप 10-15 दिन चक्कर काट रहे हो कंपनी के, मेरे पैसे दे दो, रिफंड कर दो, तो आपका अमाउंट उतने दिन के लिए ब्लॉक हो गया ना। आप किसी दूसरे अपॉर्चुनिटी में इसको इन्वेस्ट कर सकते थे और बार बार आपको कंपनी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं पैसे मांगने के लिए वापस। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एस्क्रो अकाउंट स्टार्ट किया गया। एस्क्रो अकाउंट क्या हो जाता था कि आपने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया है ना, उतना अमाउंट आपके ही अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। आप उस पैसे को यूज कर सकते नहीं है, रहेगा वो आपके ही अकाउंट में, लेकिन वो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको शेयर अलॉट हुआ तो वो पैसे कट हो जाएंगे, और अगर शेयर अलॉट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो वो पैसे क्या हो जाएंगे? अनलॉक। अनलॉक मतलब फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो कुछ वैसा ही सिस्टम अभी बनाया गया है जिसको आप बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। इट इज एन एप्लीकेशन मेड बाय एन एप्लीकेंट टू हिज बैंक टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन द बैंक अकाउंट। देखो, जैसा एस्क्रो अकाउंट था ना, उसी की बात की गई है कि आपका जो अकाउंट है उसके अंदर जो पैसे थे, जैसे 90,000, वो क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। आप उसको यूज कर सकते नहीं हो, फ्रीज हो गए हो। कब तक यूज नहीं कर पाओगे? जब तक डिसीजन नहीं हो जाता कि आपको शेयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर शेयर मिले तो उतना अमाउंट कट हो जाएगा, आपके बैंक से कट होके चला जाएगा, और अगर शेयर नहीं मिले तो वो अनफ्रीज हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, देन यू कैन यूटिलाइज इट। ठीक है। इन द केस ऑफ अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी और the full issue value of the share is transferred to the company's banker, है ना। तो जब शेयर अलॉट हो जाता है तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के बैंकर के पास ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आया? तो वही चीजें जैसे एस्क्रो अकाउंट था वैसे एएसबीए है। तो यहां पर अगर कोई पब्लिक इश्यू या राइट इश्यू हो रहा है कभी जनवरी 16 के बाद, तो उनको ये एएसबीए का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके। पॉइंट नंबर 5, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन। अब ये क्या होता है रिनाउंसिएशन? हमने पहले देखा था, ये राइट इश्यू के टाइम पे आपको मिलता है पावर ऑफ रिनाउंसिएशन, है ना। तो क्या है रिनाउंसिएशन? अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन। एन एप्लीकेंट हु हैज बीन अलॉटेड शेयर्स कैन renounce the shares in the favor of another person. The applicant has to fill up a form for renunciation and submit it with the original copy of the letter allotment of the company. After approval from the board, secretary enters the name of the new allottee in the application and allotment list. तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी हूँ और मैंने शेयर इशू किया, ठीक है। अभी जब ये एप्लीकेशन का प्रोसेस चल रहा था, मेरा एक शेयर का प्राइस था 10 रुपीज। फेस वैल्यू कितना था, या इशू प्राइस समझ लो 10 रुपीज था, और मैंने बोला पर शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे आपको पे करना है 3 रुपीज। कितना पे करना है? 3 रुपीज। अभी कोई पर्टिकुलर शेयर है,
शेयर होल्डर है या एप्लीकेंट है, ठीक है ना, जैसे मिस्टर नीरज, तो नीरज को चाहिए थे 100 शेयर। कितने शेयर चाहिए? 100 शेयर। तो उसने अप्लाई किया 100 शेयर के लिए और पर शेयर 3 रुपीज उसको पे करना था, तो 100 इंटू 3 कितना हो गया? 300 रुपीज। उसने 300 रुपीज अप्लीकेशन के टाइम पे कर दिया। और जब भी अलॉटमेंट स्टार्ट हुआ तो उसको एक लेटर मिला कि यस, आपको ये जो 300 शेयर है ये दिए जाते हैं, अब आप बाकी का भी पैसा क्या कीजिए? भर दीजिए। बट अभी जो नीरज है उसके पास उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये शेयर उतना वर्थ का नहीं है, मुझे नहीं लेना है करके, बराबर है। तो नीरज चाहे तो ये शेयर को क्या कर सकता है? ये जो शेयर परचेस करने का या ये जो शेयर मिलने का अधिकार उसको है, ये किसी और को दे सकता है, ठीक है। तो सपोज नीरज ने सोचा कि ये जो मुझको 300 शेयर मिलने वाले हैं ये मैं किसको दे दूं? यश को दे दूं। तो ये जो अलॉटमेंट लेटर है ना, इसके थ्रू जो शेयर मिलने वाले हैं ये किसको मिल जाएंगे? यश को मिल जाएंगे। तो क्या वो डायरेक्ट दे सकता है क्या? नहीं। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? यहां पर वही चीज लिखा है, अगर आपको रिन्यूनिकेशन करना है मतलब रिनाउंसमेंट करना है, सबमिटेड विद द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू द कंपनी, उसको क्या करना पड़ेगा? जो अलॉटमेंट का लेटर है ना, कंपनी के पास ओरिजिनल कॉपी के साथ सेंड करना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर बोर्ड का अप्रूवल होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करेंगे, सैंक्शन करेंगे, सेक्रेटरी एंटर्स द नेम ऑफ द न्यू अलॉटी, तो सेक्रेटरी क्या करेगा? उसमें से नीरज का नाम कैंसिल करके यश का नाम फिर पुट कर देगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूनिकेशन या रिनाउंसमेंट। तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट है ये सेक्रेटरी को करना पड़ता है, बराबर है। अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर, देखो स्प्लिटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 300 शेयर चाहिए थे, बट जब अलॉटमेंट हुआ तो आपकी कैपेसिटी अभी 300 के 300 परचेस करने के नहीं, आप चाहते हो मुझे 100 शेयर ही मिले, बाकी 200 आप खरीदना नहीं चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? स्प्लिट कर सकते हो। वो क्या बताया यहाँ पर? Sometime the applicant who has been allotted share can request for splitting of allotment letter. Splitting means putting the shares in one or more names. Split करना मतलब विभाजन करना, अलग अलग करना, है ना। तो यहां पर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे जैनीश है और जैनीश ने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। कितना? 500 शेयर। अब जब उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिला और उसमें लिखा गया था कि आपको 500 शेयर अलॉट किए जाते हैं, तो जैनी सोच रहा है कि अभी 500 शेयर तो मुझे एक्चुअली नहीं चाहिए था, मुझको 200 शेयर ही चाहिए, तो क्यों ना मैं किसी और को इसमें से 300 दे दूं। तो उसने सोचा ये मैं राज को दे देता हूं, बराबर है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? ये जो अलॉटमेंट लेटर है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, 200 का अलग, 300 का अलग। तो ये वही बात की गई है, आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, तो हमें बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर द स्प्लिटिंग सेक्रेटरी एंटर्स द डिटेल ऑफ द स्प्लिट इन द लिस्ट ऑफ स्प्लिट अलॉटमेंट, तो स्प्लिट अलॉटमेंट के डिटेल में उसको लिखा जाएगा। सेक्रेटरी हैज टू ऑल्सो इशू स्प्लिट लेटर, तो फिर सेक्रेटरी क्या करेगा? जो जैनीश है उसको 200 शेयर्स का अलॉटमेंट भेजेगा, लेटर भेजेगा, और जो राज है उसको 300 शेयर का अलॉटमेंट लेटर भेजेगा। तो ऐसे जो 500 शेयर का था उसको क्या कर दिया गया? 200 और 300 में स्प्लिट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो इसका भी अरेंजमेंट जो भी है सेक्रेटरी को देखना पड़ेगा, और इस ऐसी फैसिलिटी जिसको चाहिए उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सैंक्शन करेंगे, और सैंक्शन होने के बाद सेक्रेटरी उसको नोट डाउन करेगा, ठीक है। फाइल रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट सुना सुना लागे या देखा है पहली बार? रिटर्न सुना आपने? व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न्स? रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? तो ये जो रिटर्न है, कई बार आपने क्या सुना है? इनकम टैक्स रिटर्न। तो रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है पूरा ब्यौरा देना। जब आप आईटी रिटर्न की बात करते हैं, मतलब आपने जो ये इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है वो कैसे कैलकुलेट किया है उसका पूरा इंफॉर्मेशन, आपके पास इनकम कहाँ कहाँ से आई, कितनी इनकम आई, ठीक है ना, उसके ऊपर कितना परसेंटेज आपने टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से पुट किया, और फिर आप उसको पे कर रहे हो, बराबर है। तो
रिटर्न फाइल करने का एक्चुअल मीनिंग होता है पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया का। तो यहां पर हम लोग क्या भेज रहे हैं, फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। तो यहां पर सेक्रेटरी का काम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है कि जब से उन्होंने ये अलॉटमेंट स्टार्ट किया था, है ना, प्रोस्पेक्टस वगैरह देना चालू किया था, सब्सक्रिप्शन होना चालू हुआ, हम लोग ने अलॉटमेंट कमिटी बनाई, है ना, सारी चीजें, जो फॉर्मूला डिजाइन किया, कितना शेयर अलॉट किया, किसको अलॉट किया, किसको रिजेक्ट किया, क्यों रिजेक्ट किया, रिफंड किया कि नहीं किया, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, ये जो सारा इंफॉर्मेशन है, पूरा प्रोसेस हमको लिख करके सबमिट करना होता है, और इसी सबमिशन को हम बोलते हैं फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पूरा इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। तो ये कब और कैसे देना है, सेक्रेटरी हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार, मम्मी के पास देना पड़ेगा। कंपनी की माँ कौन है, आरओसी। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो 30 दिन के अंदर आपको ये रिटर्न फाइल करना पड़ता है कि आपने ये पूरा अलॉटमेंट प्रोसीजर कैसे किया है। The return of allotment contains detail of allotment of share including the name and address of the allottee। इसके अंदर क्या क्या होगा, इसमें जिसको जिसको हमने शेयर दिया है उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, कितने शेयर अलॉट किए गए हैं, उसने कितना अमाउंट अब तक पे किया है या पे करना बाकी है हर एक शेयर के ऊपर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर देनी होती है, किसमें, रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट। समझ में आया क्या 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 होता है इसके अंदर, name and address of the allottee, value of share allotted, amount paid or payable on each share, etc। ये सारी इंफॉर्मेशन इस रिटर्न्स में होती है। तो किसे भेजना है, ये आरओसी को भेजना है। कितने दिन में भेजना है, विद इन 30 डेज। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट। प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट। अब क्या होगा, हमारे जितने भी शेयर होल्डर क्रिएट हो रहे हैं तो उनके लिए एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। जैसे आप सब लोग स्टूडेंट हो तो हम लोग क्लासेस वाले क्या मेंटेन करते हैं, स्टूडेंट रजिस्टर, है ना, ताकि हमको सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाए। वो स्टूडेंट का एडमिशन कौन से डेट पे हुआ था, उसका टोटल फीस कितना है, उसमें से कितना पे हो गया, कितना बाकी है, उसको कितने इंस्टॉलमेंट दिए गए थे, है कि नहीं, फिर उससे रिलेटेड उसने कितने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए हैं, कितने मार्क्स उसको आए हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक जगह पर लिखते हैं, जिसको हम बोलेंगे स्टूडेंट रजिस्टर। वैसे ही कंपनी को क्या मेंटेन करना पड़ता है, शेयर होल्डर रजिस्टर या रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्या होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। और इस रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंबर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसका मेंबरशिप का डेट क्या है, कितने शेयर उसको अलॉट किए गए, पेड अप वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, कितना अमाउंट पे किया है, कितना पे करना बाकी है, उसको ओनरशिप राइट है कि नहीं है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी जाती है। सेक्रेटरी हैज टू एंटर द नेम ऑफ ऑल दोस एप्लीकेंट्स who have paid the allotment money, जिसने जिसने allotment money पे किया है सबका नाम आएगा in the register of members। Secretary also has to prepare the share certificate and distribute it to the members within 2 months from the date of allotment। देखो क्या लिखा हुआ है कि जब से अलॉटमेंट हुआ है 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट होके उन तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब सेक्रेटरी को ये डिस्पैच कर देना है, 2 महीने के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, आपका शेयर सर्टिफिकेट, आपको एविडेंस मिल जाएगा, आपको प्रूफ मिल जाएगा कि आपने कंपनी के शेयर परचेस किए हैं, ठीक है। तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ये सेक्रेटरी का काम है प्रिपेयर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इन द केस शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है मतलब डीमटेरियल फॉर्म में है, the entries of the applicants are made by the depository। ये जो एंट्री करने का काम होता है वो कौन करेगा, NSDL या CDSL। जो डिपॉजिटरी है वो ये एंट्री करने का काम करेगी अगर शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो फटाफट वापस से प्रोसीजर एक बार जो स्टेप्स था वो गो थ्रू कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 याद करो क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। सबसे पहले हम लोग कमिटी बनाएंगे, ये डिसाइड करेगी किसे शेयर देना है किसे नहीं देना है, और ये पूरा रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉपर अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए कि किसको शेयर मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद बोर्ड मीटिंग हेल्ड होगा और अलॉटमेंट लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फिर बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा किसे किसे शेयर अलॉट करना है, और जिसको शेयर अलॉट नहीं किया उसको क्या भेजा जाएगा, रिग्रेट लेटर, ठीक है। इसके बाद जिसको शेयर मिला है उसको क्या देंगे हम लोग, एक लेटर भेजेंगे
और इसके थ्रू अलॉटमेंट मनी डिमांड करेंगे, वो लोग अलॉटमेंट मनी पे करेंगे। और इसके बाद अरेंजमेंट करना है लेटर ऑफ रिन्यूकेशन। रिन्यूकेशन का मतलब क्या होता है? रिनाउंस करना। रिनाउंस करना मतलब वो जो पर्टिकुलर पर्सन है अपना जो राइट है शेयर मिलने का वो किसी और को दे सकता है। तो पुराने शेयर होल्डर का नाम हटा के हम नए शेयर होल्डर का नाम लिख देंगे उसके एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन बोर्ड ने ये सैंक्शन करना चाहिए। सिमिलरली अगर वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर अपने फॉर्म को या लेटर को स्प्लिट कराना चाहता है, मतलब कुछ शेयर वो किसी और पर्सन को देना चाहता है, तो स्प्लिटिंग का भी अरेंजमेंट सेक्रेटरी को करना पड़ेगा, बट सामने वाले को पहले अप्लाई करना पड़ेगा, बोर्ड का सैंक्शन की जरूरत है। फिर ये जो पूरा का पूरा अलॉटमेंट प्रोसीजर था उसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। कहां पर फाइल करना पड़ेगा? आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। उसमें हमारे अलॉटमेंट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आरओसी तक पहुंचाने पड़ेंगे। प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सेक्रेटरी को देखना पड़ेगा कि जितने भी अलॉटी हैं सबका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाए और विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर उनके घर पे शेयर सर्टिफिकेट पहुंच जाए। ये जवाबदारी किसकी है? ये जवाबदारी सेक्रेटरी की। ठीक है, ये 8 पॉइंट्स थे प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। बराबर है? अच्छा, आफ्टर दिस प्रोसीजर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट हम लोग देख लें। तो आपके सामने अभी एक शेयर सर्टिफिकेट मौजूद है, हम उसको फिर से गो थ्रू कर लेते हैं जो हम लोग ने सेकंड चैप्टर में देखा था। तो शेयर सर्टिफिकेट होता कैसे है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हार्ड कॉपी या मैं उसको पेपर फॉर्मेट बोलूं, मटेरियल फॉर्मेट, वो शेयर सर्टिफिकेट कैसे दिखता है? तो सबसे पहले उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है टॉप पे, ठीक है। उसके बाद कंपनी का क्या लिखा होगा? एड्रेस लिखा होगा। फिर और भी जो डिटेल है जैसे टैक्स डिटेल, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, टेलीफोन नंबर, ठीक है। और उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है उसका टाइटल लिखा होता है, क्या है ये? शेयर सर्टिफिकेट, बराबर है। फिर इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि ये शेयर सर्टिफिकेट एक्चुअली है क्या। तो लिखा है दिस इज टू सर्टिफाई दैट द पर्सन और पर्सन्स नेम्ड इन दिस सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट पे जिसका नाम लिखा हुआ है, is are the register holder or holders of within mentioned share or shares bearing the distinctive number herein specified in the above company subjected to the memorandum and article of association of the company, and that the amount endorsed hereon has been paid upon each such share। तो यही बताया गया कि ये सर्टिफाई किया जाता है कि इसके अंदर जिसका नाम लिखा हुआ है या जिनका नाम लिखा हुआ है वो इस पर्टिकुलर शेयर या शेयर्स के क्या है? मालिक हैं, जिसपे डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा हुआ है और ये ऑथराइज किया गया है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, और जिसपे जो अमाउंट अंकित है वो अमाउंट हमें इनसे रिसीव हुआ है। तो ये कौन सा अमाउंट है? तो ये 2 अमाउंट है। एक अमाउंट कौन सा होता है? फेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका फेस वैल्यू है 10 और इसका जो पेड अप वैल्यू है वो कितना है? वो 5 रुपीज है। मतलब हमको शेयर होल्डर की तरफ से या एप्लीकेंट की तरफ से अभी तक कितना मिला है? 5 रुपीज मिला है, बराबर है। और इसके बाद बाकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं जिसमें डिस्टिंक्टिव नंबर हो जाता है नंबर ऑफ शेयर का, और फिर हमको रजिस्टर फोलियो नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो स्टूडेंट नहीं सॉरी जो शेयर होल्डर रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, वहां पर ये इंफॉर्मेशन कौन से पेज पे लिखी हुई है, बराबर है। और इसके बाद नेम ऑफ शेयर होल्डर, तो जो भी शेयर होल्डर का नाम रहेगा, जितने भी शेयर होल्डर रहेंगे उनका नाम आ जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट का क्या पर्टिकुलर नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और बाद में कितने नंबर ऑफ शेयर वो हेल्ड करता है इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स, तो कुछ इस तरीके से वो दिखाई देता है, ठीक है। और बाद में कौन से डेट को ये सर्टिफाई किया गया था, तो लिखा गया है दिस सर्टिफिकेट इज इशूड ऑन 10th of July 2011 अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो ये जो पुराना एक्ट था उसके तहत ये सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया है, तो वो डेट मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे क्या हो जाएगा? कुछ स्टैंप लगे होंगे डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द शेयर, और कंपनी का क्या आ जाएगा? कॉमन सील।
कंपनी के कॉमन सील के बाद शेयर सर्टिफिकेट तो जरूरी है कि एटलीस्ट जो 2 डायरेक्टर है उसमें से एक चेयरमैन हो सकता है, दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है। तो ये जो डायरेक्टर है उनका क्या हो, सिग्नेचर हो। और अगर कंपनी का फुल टाइम सेक्रेटरी है तो वो ऑथराइज सिग्नेटरी भी होना चाहिए, मतलब वो जो पर्टिकुलर सेक्रेटरी है उसका भी सिग्नेचर इसके ऊपर होना चाहिए अगर वो फुल टाइम सेक्रेटरी है तो। ठीक है, तो ये हमने देखा कि शेयर सर्टिफिकेट कैसा दिखाई देता है। तो हमने देखा कि शेयर सर्टिफिकेट कैसा दिखता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू अबाउट शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो है प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर के 8 पॉइंट्स हमने देखे वो आपको 2 टाइम्स अपने नोटबुक में मेंशन करना है। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।